अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। और आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है भारत की, जहां इंसाफ को भी कत्ल कर दिया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन बताना हमें आज आपको यह है कि जो हुक्मरान जमात है भारतीय जनता पार्टी, उसकी गुजरात सरकार ने 20 बरस कबल होने वाले फसादात के दौरान मुसलमान खातून का जो गैंग रेप हुआ था, ये गैंग रेप करने वाले और उनके वाले जो 11 मुजरिम हैं उनकी सज़ा मुआफ़ कर दी है। इन दरिंदों को जेल से रिहा भी कर दिया गया है, और न सिर्फ रिहा किया गया है बल्कि हम तक इत्तलात आ रही हैं कि इनका इस्तकबाल भी बड़ा शानदार किया गया है, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। दो की मैं बात कही हूँ जब गुजरात में होने वाले फसादात के दौरान एक गाँव में इंतहा पसंदों ने बिल्किस बानो नामी मुसलमान खातून के घर पर धावा बोल दिया था और खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। अदालत ने 2008 में खातून से ज़्यादती और उनकी 3 साला बेटी समेत ख़ानदान के 14 अफराद को कत्ल करने वाले मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा दी थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस इंसानियत सोज वाक़ये के बाद जो मकामी डॉक्टर्स हैं और जो पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने भी मुलजिमान को बचाने के लिए केस में बहुत ज़्यादा रद्दोबदल किया था। लेकिन नाज़रीन, भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, ख़वातीन कारकुनों और मुस्लिम लीडर्स ने बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुजरिमों की सज़ा मुआफ़ करने के बीजेपी हुकूमत के इस फैसले पर बहुत कड़ी तनकीद की है। कहा यह जा रहा है, बात वहाँ पर यह की जा रही है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा रहा है कि उन्होंने ख़वातीन को इज़्ज़त देने की वजूहात जो बातें किया करते थे वो सारी बातें कहाँ गई हैं, और क्या यही वो दावे हैं जो वो करते थे। इस केस में क्या कुछ होता रहा है, आखिर मुजरिमान को क्यों सज़ा मुआफ़ करके इस तरह जेल से रिहा कर दिया गया, और फिर ये जो उनको उसके बाद इस्तकबाल उनका किया गया है, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, भारत में सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में सुनी है। रिपोर्ट ज़रूर देखिए, उसके बाद भी हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार राजा फैसल साहब, जो कि भारत के मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देख रहे होते हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज में उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। वो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी राजा फैसल की। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने 2002 के फसादात के दौरान कत्ल और गैंग रेप के 11 मुजरिमों की सजा मुआफ करने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस में देखा जा सकता है कि रिहाई पाने वालों के पांव छुए जा रहे हैं और मिठाई खिलाई जा रही है। 2002 में गुजरात फसादात के मौका पर मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत गुजरात के वज़ीर आला थे। जर्मन नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात फसादात के दौरान 3 मार्च 2002 को इंतहा पसंद हिंदुओं के हुजूम ने दाहोद जिला के रंधिकापुर गांव में बिल्किस बानो के घर पर हमला कर दिया था। इस वक्त वो 5 माह की हमला खातून थी। हमलावरों ने पहले खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर उनके खानदान के 14 अफराद को कत्ल भी कर दिया था, जिनमें एक की 3 साला बेटी भी शामिल थी, जिसे हमलावरों में से एक शख्स ने बिल्किस बानो की गोद से छीनकर बच्ची का सर एक पत्थर पर दे मारा था। इस होलनाक वाक़ये और इस पर सख्त रद्द-ए-अमल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीबीआई के जरिए इंक्वायरी का हुक्म दिया था। 11 मुलजमान को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। मुतासरा खातून बिल्किस बानो को कत्ल की धमकियां मिलने के बाद इस केस को गुजरात से मुंबई मुंतकिल करना पड़ा। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने गैंग रेप और कत्ल के इल्जामात में 11 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए 2008 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2017 में मुंबई कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ये सजा बरकरार रखी थी। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को बिल्किस बानो को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए, मुलाजमत और अपनी पसंद की जगह पर रिहाइशगाह फराहम करने का हुक्म दिया था। इंडियन डिजिटल मीडिया वेबसाइट के मुताबिक इस इंसानियत सोज वाक़ये के बाद मकामी डॉक्टरों और पुलिस एहलकारों ने भी मुलजमान को बचाने के लिए केस में रद्दोबदल किया था। ताहम मकामी अदालत की जानिब से इन मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, लेकिन 2017 में मुंबई हाई कोर्ट ने मकामी अदालत की जानिब से इन एहलकारों को दी गई उम्र कैद की सजा को खत्म करके वाक़ये में शवाहिद को खराब करने और केस में रद्दोबदल करने वाले डॉक्टरों और पुलिस एहलकारों को बरी कर दिया था। गुजरात फसादात के मुतासिरीन की नुमाइंदगी करने वाले वकील शमशाद पठान का कहना है कि गैंग रेप जैसे होलनाक जुर्म के मुकाबले में कम भयानक जुर्म करने वाले सैकड़ों अफराद जेलों में बंद हैं और उन्हें माफी नहीं मिल रही। इंसानी हुकूक की तंजीमों और अपोजिशन जमातों ने बिल्किस बानो गैंग रेप के मुजरिमों को माफी दे देने के
गुजरात की बीजेपी हुकूमत के फैसले पर कड़ी तनकीद की है। रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी ने अपनी ट्वीट में लिखा, बीजेपी को एक मजहब से इतनी नफरत है कि वो होलनाक रेप और नफरत अंगेज जुराइम को भी माफ करती जा रही है। मुबस्सिरीन का कहना है कि आइंदा बरस गुजरात में रियासी इंतखाबात में बीजेपी हिंदुत्वा कार्ड का इस्तेमाल करना चाहती है। 11 अफराद एक घर में घुसते हैं, एक मुस्लिम खातून के साथ इज्तमाई ज़्यादती करते हैं और यहाँ बस नहीं करते हैं। उस हामला खातून के साथ ज़्यादती करने के बाद जब उनका दिल नहीं भरता है, जी नहीं भरता है, तो ये लोग घर में मौजूद बाकी जो 14 अफराद होते हैं, जिनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है, उसका भी मर्डर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। फिर ये लोग पकड़े जाते हैं, इनके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। वहाँ की अदालत, भारत की अदालत इनको सज़ा सुनाती है। उम्र कैद की सज़ा है, सज़ाए मौत तो नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि 20 साल के बाद ये बड़े शानदार इस्तकबाल के साथ उस जेल से बाहर आ जाते हैं। इनकी सज़ा जो है ये मुआफ़ कर दी जाती है। उस बच्ची के साथ जो होने वाली ज़्यादती है उसको फरामोश कर दिया जाता है। मोदी सरकार पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। सिर्फ तनकीद नहीं होनी चाहिए, मोदी सरकार को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए इस सारी सिचुएशन के बाद जो बनी है। बात कर लेते हैं जी राजा फैसल साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा फैसल साहब। वालेकुम सलाम आसमा। राजा साहब, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे अभी हम ये रिपोर्ट भी देख रहे थे और जब मैं नाज़रीन से शेयर भी कर रही थी, अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ कि ये जब बरे सग़ीर की तक़सीम हुई थी, जब पाकिस्तान बना था, ये ऐसी वारदातें तो उस रात नहीं हुई थी मुसलमानों के साथ। जब ट्रेनों से उतार के बच्चियों के साथ रेप किए गए थे, छोटे नन्हे बच्चों को मारा गया था, पेट चाक किए गए थे हामला औरतों के, उनके पेटों से बच्चे निकाल के फेंक दिए गए थे। ये उसी तरह का वाक़या और उस पर माफ़ी मिल जाना, और न सिर्फ माफ़ी मिलना, मिठाइयों का तकसीम किया जाना, हार पहनाए जाना, क्या हो रहा है ये सर? आसमा, ये आपने बिल्कुल अच्छा इस्तारा इस्तेमाल किया कि ये वही वक्त है, ये वही मामला है जो कि पार्टीशन के वक्त हमें देखने में आया। उसकी वजह यह है कि उस वक्त भी नथुराम गोडसे जैसे लोग मौजूद थे जिन्होंने कि ये सब कुछ किया था, और आज भी आज के भारत में भी हमें नज़र आता है कि नथुराम गोडसे की जो सोच है वो आज मज़ीद पनप रही है। और इसकी एक जो प्राइम एग्जांपल है वो ये हमारे सामने गुजरात का राधिकापुर का जो इलाका था, वहाँ भी ये सब कुछ हुआ था। लेकिन सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि हमें एक बिल्किस बानो तो सामने आती हुई नज़र आती है कि उसने अपने ऊपर ये सब कुछ जो हुआ हिम्मत बांधी और सामने आई और उनके नाम लिए, और वो भी किस वजह से सामने आई, क्योंकि इसने उन सबको पहचान लिया था। क्योंकि ये लोग कहीं और किसी और आबादी के नहीं थे, ये उन्हीं के ही मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोग थे जो कि हिंदूज थे, और इन्होंने बेसिकली उनके साथ जो किया था तो वो पहचान लिया था उसने उनको। बाकी हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जो कि इज़्ज़त की वजह से या अपने वक़ार की वजह से वो सामने नहीं आ सके और उन्होंने चुप साध ली। हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो कि सामने नहीं आई, और हर एज की ख़वातीन हैं जो कि सामने नहीं आई। उसमें एक तो इज़्ज़त की वजह से, दूसरा ये है कि दूसरे इलाकों के लोग भी इनके इलाकों में आके उन्होंने ये सब कुछ किया, एक आग लगाई, एक साथ में ये है कि कत्ल किए, मर्दों को कत्ल किया और औरतों के रेप किए, और ये सब कुछ वहाँ पे अलाव चलाया इन्होंने। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आसमा, वो ये है कि उस वक्त का मोदी जो कि सीएम था गुजरात का, आज हम उसको सेंटर में देखते हैं, और जनाजा निकल गया इंसाफ का उस वक्त के जिस वक्त उस वक्त का मोदी जब आता है सेंटर में, और आते साथ उसका एक ही जो कह लें कि मोटिव था कि उसने अपने जैसी जो सोच के लोग हैं उनको बचाना है। और हमने ये पहली दफ़ा नहीं देखा कि ये ऐसे हो रहा है। अगर हम देखें तो समझौता एक्सप्रेस के केस में भी हमें ऐसे ही फ्रीड लोग नज़र आए जिनको बाद में हार पहनाए जाते हैं और जिनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। फिर हमें मक्की मस्जिद की जो बॉम्बिंग हुई थी उस केस में भी यही नज़र आता है। उसमें भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग उनको भी ऐसे ही निकाला जाता है और उनको भी ऐसी मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। और आज शर्म का मुकाम है भारत के लिए कि इतना भयानक केस, और उस भयानक केस के बाद हमें क्या नज़र आता है कि वो जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको भी हार पहनाए जाते हैं और उनको भी मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल जो उठता है
بھارت پر تو اٹھتا ہی اٹھتا ہے، بھارت کا جو انصاف کا نظام ہے اس پر بھی اٹھتا ہے. میں بھارتی عدالتوں کی بات کر رہی ہوں، جو کہیں پر بھی ہمیں، چاہے بابری مسجد کا واقعہ ہو، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے اس کیس کے اندر بھی فیصلہ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے فیصلے جن کا ذکر آپ نے بھی کیا. تو اب جب مسلمانوں کو یہ عدالتیں یہ حفاظت نہیں دے پا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل بے یار و مددگار ہو گئے ہیں وہاں کے مسلمان. اس پر تھوڑا سا تبصرہ میں آپ کا چاہوں گی، اور تھوڑا میں یہ بھی چاہوں گی کہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ تو آپ نے بتایا کہ ہوا کیا تھا، یہ انسیڈنٹ، یہ واقعہ، یہ سانحہ انفیکٹ یہ کیا تھا، لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی عدالت میں جو پروسیڈنگز، جو سارا یہ مقدمہ چلا ہے، کس طرح سے پھر ان کو معافی مل گئی جب خاتون نے پہچان لیا، 14 لوگ جو مرڈر ہوئے ان کو مرڈر کرنے والوں نے، علاقے کے لوگوں نے پہچان لیا، گواہیاں موجود تھیں، ثبوت موجود تھی، پھر یہ باہر کیسے آ گئے فیصل صاحب؟ دیکھیے یہ ایسے ہے کہ اس کو ایکویٹ ایک اندر کیس سے کیا جا رہا ہے، جس میں کہ آپ کو یاد ہوگا روبینہ میمن کے نام سے ایک خاتون تھیں، ان کا بھی مہاراشٹرا میں ہی کیس چلا، اور وہیں پہ ہی ان کے کیس میں بھی ان کو پیرول پہ بھیجا گیا. لیکن ان کا کیس انتہائی ڈیفرنٹ تھا. ان کا کیس یہ تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کہ ایک گرنیڈ پھینکا گیا تھا ایک گاڑی میں سے، اور اس کو دہشت گردی کا واقعہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. وہ گاڑی ان کے نام پہ تھی، اور ان کے اوپر یہ کیس اس وجہ سے بنایا گیا تھا کیونکہ ان کے جو بردر ان لا تھے وہ پاکستانی تھے، اور اس سارے کیس کو پولیٹیسائز کیا گیا تھا. یہاں تک کہ آج بھی پورے پروف، پورے شواہد اگر دیکھے جائیں تو ان کی گاڑی کو بیچ میں ایسے ہی ملوث کیا گیا، اور خود سے اس میں یہ ساری چیزیں پلانٹ کی گئیں، گرینیڈز پلانٹ کیے گئے، اور پھر ان کو جیل دی گئی، اور ان کو ایک ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ ایک دہشت گرد ہیں. اور پھر ان کا کیس اسی طریقے سے اوبویسلی ان کو جب جانے دیا تو اس کو یہ پریسیڈنٹ بنا کے تو اس طرح کے سارے کیسز کا کرنا، یہ ایک نہایت شرم کا مقام ہے بھارت کی جو جوڈیشری ہے اس کے لیے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی ڈیفرنٹ کیس تھا جس میں کہ کچھ بھی پروون نہیں ہے. آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ اس میں تو سامنے پروف موجود ہیں، سامنے وکٹم موجود ہے جس نے کہ سب کو پہچانا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کورٹ جو ہے ان کو سزاوار ٹھہراتی ہے اور سزا دیتی ہے. لیکن بعد میں جب ہمیں مودی کی گورنمنٹ نظر آتی ہے، اور مودی کی گورنمنٹ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اپنے لوگوں کو باہر نکال لیتی ہے، اس سب کے پیچھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اور وہ ہندتوا آئیڈیالوجی ہے جو کہ ہر ایک انسٹیٹیوشن میں ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ ہمیں آرمی کے انسٹیٹیوشن میں، انڈین آرمی کے انسٹیٹیوشن میں بھی نظر آتی ہے، وہی سوچ ہمیں لوک سبھا میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، وہی سوچ ہمیں اب اپر جوڈیشری اور جتنے بھی ججز ہیں ان میں بھی وہی سوچ نظر آ رہی ہے. اور آسما میری نظر میں یہ سب کچھ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. لوگ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ مودی کی جب حکومت ختم ہوگی اور اس کے بعد جب نیا بی جے پی کا کوئی لیڈر آئے گا تو یہ سب کچھ شاید بدل جائے گا. میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ریسنٹ مہینوں میں دیکھا، اور پچھلے سال بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں یو پی میں، اتر پردیش میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہی ہونا شروع ہو گیا. جو مسلمانوں کی شاپس تھیں ان کو جلایا جانا شروع ہو گیا، مسجدوں کو وینڈلائز کیا گیا، اور بہت سی چیزیں ایسی کی گئیں جس سے کہ مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا. یہ کس کی ریاست میں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں جس بندے کی ریاست میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ آنے والے وقتوں میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ مودی جی کو بعد میں ریپلیس کرے گا، اور وہ بعد میں پرائم منسٹر بن جائے گا بھارت کا. تو یہ سب کچھ اس کے دور میں یہ لوگ اگر مودی کرسی سنبھال سکتے ہیں گجرات میں جس طرح سے قتل عام انہوں نے کیا تھا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد، تو جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس میں کوئی چنبے کی یا حیرت نہیں ہوگی لوگوں کو، کیونکہ اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. مودی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اچھا، وقت ہمارے پاس کم ہے. راجہ صاحب میں چاہوں گی کہ مختصراً مجھے اب یہ بتا دیجیے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہے، ان کی ہمدردیاں نہیں ہیں، لیکن چلیے سیاست چمکانے کو صحیح کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اس کیس کو لے کر بات کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پریشر آئے گا، کچھ اس پر دوبارہ سے کوئی پٹیشن جا سکتی ہے، کوئی دوبارہ سے درخواست جا سکتی ہے کورٹ کے اندر، کچھ نظر ثانی ہو سکتی ہے، کوئی پاسبلٹی ہے؟ آسما، اگر ہم بات کریں سینر وائسز کی جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں بھارت میں،
वो वाकई ही सेनर वॉइसेस हैं, लेकिन वो खुद इस तरह की जो आइडियोलॉजी है उसका खुद से शिकार हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो भी आवाज़ उठती है उसको अगले दिन या 2 दिन बाद उसको खुद से फ़ोन चले जाते हैं आरएसएस के गूंज की तरफ से, और उनको दबा दिया जाता है। जहाँ तक बात है बन जाए राजा साहब, किसी फिल्म में कोई डिस्कस हो जाए कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है भारत के अंदर, तो वो फिल्म नहीं चलने दी जाती। उसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो होते हैं, हीरोइंस होते हैं या बाकी लोग होते हैं, उनको भी धमकियां दी जाती हैं। बिल्कुल आप वजह देखिए, मैं यहाँ पे भारत की जो बॉलीवुड है उसको भी इस चीज़ के ऊपर दोष दूंगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने भी हालिया माजी में अगर हम झांकें तो हमें ये नज़र आता है कि उन्होंने भी ऐसी मूवीज़ बनानी शुरू कर दी जिसमें कि मुस्लिम जो लीडर्स थे उनको एक कह लें कि ऐसे पेश किया गया, विलन बना के पेश किया गया, जिससे कि नफरत मजीद बढ़ी। यहाँ पे मैं पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, ओवैसी साहब के समेत, मैं ये कहूँगा कि वो आपने बिल्कुल वजह फरमाया, वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में तो वो बीजेपी की ही बी टीम है, जिसकी वजह से कि ये नफरत वो उजागर करते हैं मुसलमानों में। और जब दूसरी तरफ से नफरत मजीद बढ़ती है तो ऑब्वियसली उस तनाजुर में आपकी रिपोर्ट में ही जो आखिरी हिस्सा था उसमें ये बता दिया गया था, और वही वजह है, वो ये है कि आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहा है भारत में, और उसके लिए ये एक अहम किरदार अदा करेगा ये केस, और उसमें बीजेपी हमें नजर आएगा कि दोबारा से जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पे यू आर वेरी राइट अबाउट इट, अदर जो पॉलिटिशियंस हैं, ये पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो भी कुछ दूध के धुले हुए नहीं हैं, वो चुप साध के देखे जा रहे हैं, और उनको भी पता है कि भारत में आज यही सियासत कामयाब है और यही नफरत की सियासत कामयाब है, और आज जो हमें नजर आ रहा है ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। बिल्कुल मजीद बढ़ेगा कि मुसलमानों को मारो और अपना वोट बैंक जो है उसको मजबूत करो। मुसलमानों अगर कहीं आवाज़ उठती है, उभरती है, तो उस आवाज़ को बहुत ज़्यादा ताकत के साथ दबा दिया जाता है आरएसएस के गुंडों की जानिब से, और उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? मोदी सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया राजा फैसल, आप मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार जी अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे, हमारे स्टूडियो में आए, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सुना आपने राजा फैसल की ज़ुबानी कि भारत में क्या कुछ हो रहा है और उसको कैसे रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है, इस पर हम बात कर रहे थे। मज़ीद कुछ चीज़ें भी हैं, मज़ीद कुछ स्टोरीज भी हैं जो हमें आपसे शेयर करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं। इस्लाम के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ लड़ना, मजलूमों की दाद रसी करना है। हम कभी भी अपने गुलामों को भूखा रहने नहीं देते। पारवुस ने वो बात आपको मुकाबले से खारिज करने के लिए कही। अब तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे। दिलशाद के कातिल को आपके सिवा कोई तलाश नहीं कर सकता सलीम पाशा। हम गलती तो माफ कर सकते हैं, लेकिन रियासत से गद्दारी की मुआफी नहीं। मुझे लगता है कि आप इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। पारवुस इस मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। फहीम पाशा को खोना नहीं। हमें तलाश करने वाला अपनी मौत को दावत देता है। कमालुद्दीन की फिक्र हो रही है हमें। उसने वहाँ खदीजा को अगवाकारों से बचा लिया। हर कोई खेल खेलना चाहता है। पाए तख्त में एक और तंजीम सरगर्म है। तो आज की रात होगा एक मजेदार दौरा। आप रद्दी का कागज हैं, हमारे आला खानदान के अहल नहीं।
वेलकम बैक जी। शो में अभी मुझे आपको बताना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मौसमियाती तब्दीली और सेहत की देखभाल के तारीखी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। इस कानून साजी में माहौलियाती तब्दीलियों से मुकाबले के लिए अमेरिका में तारीख की सबसे बड़ी वफाकी सरमायाकारी मुख्तस की गई है। एक दहाई में तकरीबन $375 बिलियन माहौलियाती तब्दीली से मुकाबला करने के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। नाज़रीन, अमेरिका में हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा महंगी है और मुजवज़ा कानून के ज़रिए जो लोग अमेरिका में मेडिकेयर के हकदार हैं उनके लिए डॉक्टर के नुस्खे से मिलने वाली जो दवाएं हैं उनकी सालाना लागत $2000 तक होगी। नाज़रीन, ये जो कानून है एक ऐसे वक्त में पास किया गया है जब अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दीगर मौशी पॉलिसियों की वजह से अमेरिकी सदर बाइडन की मकबूलियत मुसलसल गिरती जा रही है। वस्त मुद्दती इंतखाबात में भी सिर्फ 3 माह का अरसा रह गया है और ऐसे में डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि ये बिल जो है अमेरिकियों के वोट हासिल करने में मुआविन साबित होगा। क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने माहौलियाती तब्दीलियों और सेहत की देखभाल के हवाले से 2 तारीखी बिलों पर दस्तखत करके कानून का हिस्सा बना दिया। नई कानून साजी के तहत अगली एक दहाई के दौरान $375 बिलियन माहौलियाती तब्दीलियों से मुकाबले के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि अमेरिका की तारीख में इस हवाले से सबसे बड़ी वफाकी सरमायाकारी है। बिल में $60 बिलियन काबिल तजदीद तवानाई के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए रखे गए हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये बिल अगले 10 सालों के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 40% तक कमी लाएगा। हेल्थ केयर की बात की जाए तो नया कानून मेडिकेयर के हकदार अमेरिकियों के लिए डॉक्टर के नुस्खे से मिलने वाली दवाओं की सालाना लागत को $2000 तक ले आएगा। इससे एक अंदाजे के मुताबिक 1,30,00,000 अमरीकियों को कोरोना वायरस की वबा के दौरान फराहम करदा सब्सिडी में तौसी के नतीजे में सेहत की देखभाल के इंश्योरेंस की अदायगी में भी मदद मिलेगी। डेमोक्रेट्स इस कानून को महंगाई में कमी के एक्ट का लेबल दे रहे हैं, ताहम गैर जानिबदार तजियाकारों का कहना है कि इसका कीमतों पर कोई काबिल असर नहीं होगा। अमरीकी ईवान में पार्टी लाइन पर दिए जाने वाले 207 वोटों के मुकाबले में 220 वोटों से इस इक़दाम की मंजूरी दी गई है। व्हाइट हाउस में नए कानून पर दस्तखत के लिए मुनाकिदा दस्तखत की तकरीब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस बिल को जमहूरियत से ताबीर करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अमल कितना तवील और दुश्वार गुजार क्यों न हो, अब भी जमहूरियत वोटरों के लिए डिलीवर कर सकती है। इस बिल की रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मुखालफत की गई थी, जिस पर हरीफ सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि आज अमरीकी अवाम जीत गए और खुसूसी मफादात हार गए। माहौलियाती तब्दीली और हेल्थ केयर के हवाले से इस्लाहात एक ऐसे वक्त में लाई गई हैं जब बढ़ती महंगाई और मुआशी पॉलिसियों की वजह से राय आमा के जायजों में अमरीकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत मुसलसल कम होती जा रही है। ऐसे में इस कानून की मंजूरी से अमरीकी सदर जो बाइडन और कांग्रेस की कानून साजी की सलाहियत में इजाफे का इजहार होता है, जिन्होंने गुज़िश्ता 3 महीनों में साबिक फौजियों के लिए सहूलतों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और आतिशी असले के नौजवान खरीदारों की जांच पड़ताल के बारे में कानून साजी की है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में वुस मुद्दती इंतखाबात में सिर्फ 3 माह रह गए हैं। ऐसे में डेमोक्रेट्स उम्मीद कर रहे हैं कि कामयाबियों का ये सिलसिला नवंबर के वुस मुद्दती इंतखाबात में वाशिंगटन में कंट्रोल बरकरार रखने के इम्कानात में इजाफा करेगा। 89 साल सदर आइंदा सदारती इंतखाब में मुकाबला करने पर गौर कर रहे हैं, इसलिए अपनी मकबूलियत को बहाल करना भी सदर के लिए निहायत जरूरी है। जहांगीर खटक साहब मौजूद हैं जी मेरे साथ, सीनियर तज्जियाकार अमेरिका से बराह रास्त बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहब, आपको देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जहांगीर साहब, ये तकरीबन $375 बिलियन हैं जो अगले 10 साल में, एक दहाई में खर्च किए जाएंगे माहौलियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये किस कदर मदद देगा मगरबी अमेरिका को, ये जो 1200 साल की बदतरीन खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है, उससे बचाव के लिए, उसको रोकने के लिए सियासी फ़वाइद इससे क्या होंगे बाइडन को, डेमोक्रेट्स को, इस पर तो आपसे बात करेंगे। पहले ये बताइएगा कि ये रकम तो बहुत बड़ी है, इससे बड़े फ़ायदे भी मिलेंगे सर? फ़ायदे यकीनन मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के जो निशानियां हैं वो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही हैं इस वक्त।
دیکھیے اس وقت امریکہ کی کئی ریاستیں شدید خشک سالی کا شکار ہیں. اس وقت کولوراڈو ریور جو کہ امریکہ کے بڑے دریاؤں میں شامل ہے، مسیسپی، کولوراڈو، یہ بڑے دریا ہیں امریکہ کے. 1450 میل لمبا یہ دریا ہے، اور اس وقت اس میں اتنا پانی کم ہو چکا ہے کہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں اتنا پانی نہیں دیکھا گیا کم. اور جس کو کہتے ہیں کولوراڈو ریور بیسن، اس کے اندر جو ریاستیں اور میکسیکو کا ملک شامل ہے، ابھی ان کے اوپر پانی کم کیا جائے گا. یعنی ایریزونا کے جو پانی کی کھپت ہے جو کولوراڈو ریور سے وہ لیتا ہے، 20-21% اس میں کمی آئے گی. اسی طرح نیواڈا کی 8% کمی آئے گی، میکسیکو کی 7% کمی آئے گی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے تباکن اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. ٹیکسس جو امریکہ میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والی ریاست ہے، امریکہ میں جتنی کپاس پیدا ہوتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ٹیکسس سے آتا ہے. ٹیکسس میں خشکسالی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ وہاں پر اس مرتبہ کپاس کی فصل میں 28% کمی آ رہی ہے، شاید اس سے بھی بڑھ جائے. بہت بڑے بڑے جو زمیندار ہیں جو ہزاروں ایکڑ پر کپاس اگاتے ہیں، انہوں نے یہاں پر چونکہ ایگریکلچر انشورنس ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی کراپس کو ابنڈن کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس کو اٹھائیں اس میں ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹیکسس میں سالانہ تقریباً 18 انچ وہ ہوتی ہے بارش ہوتی ہے. اس سال ابھی تک پورے ٹیکسس میں صرف 3 انچ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فصلیں ناکام ہو رہی ہیں. اور خطرہ یہ ہے کہ جو ابھی جو موسم سرما میں جو فصلیں انہوں نے اگانی تھی وہاں پر بہت سارے لوگوں نے گندم کی کاشت بھی کرنی ہے، وہ اس کو ابنڈن کر رہے ہیں. تو اس کے بڑے تباکن اثرات ہیں. اور اس دوران میں اس بل کا آنا، گرچہ اس میں انہوں نے تقریباً ہر سیکٹر کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں آپ کو کہیں نہ کہیں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ کوشش، بڑی کوشش جو ہے وہ امریکہ کی ٹرانزیشن کی ہے ٹورڈز گرین اکانومی. کیونکہ دیکھیے امریکہ نے جو پیرس کلائمیٹ ٹریٹی ہے اس کے تحت یہ وعدہ کیا ہے دنیا سے کہ وہ اپنے ایمیشنز کو بائی 2030 50% کم کرے گا. ابھی تک امریکہ میں جتنے اقدامات ہوئے ہیں تو وہ کمی تقریباً کوئی 20-22% آئی ہے کمی. لیکن آگے اگر یہ پالیسیز ابھی جاری رہیں، ان میں کوئی چینج نہ لائی گئی، ٹرانزیشن نہ ہوئی، تو امریکہ اپنا جو 50% کا ہدف ہے شاید وہ حاصل نہ کر پائے. اس لیے بہت اہم ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے اور اس کا اوور آل فائدہ کتنا ہوتا ہے، کیونکہ اکانومی کو بھی گرین کرنا ہے اور ساتھ یہ کہ اپنی اکانومی کو بڑھانا بھی ہے، اور دنیا میں امریکہ کو گرین اکانومی کا پاور ہاؤس بنانا چاہتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھنا ہوگا اس پر عمل کتنا. تو اچھا، ایک اور چیز جس پر عمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ 2025 میں ہو رہا ہوگا، 2025 میں 2025 میں ہو رہا ہوگا. میں بات کر رہی ہوں میڈی کیئر کی. آپ چونکہ امریکہ میں ہیں جہانگیر صاحب، تو پہلے تو مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ امریکہ میں اگر آپ کو علاج کروانا ہے، کوئی دوا لینی ہے، تو بہت زیادہ آپ کو خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے. حکومت آپ کی اتنی مدد نہیں کرتی ہے. ایون جو ادویات ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں، جو نسخہ وہ دیتے ہیں، اس پہ بھی اگر آپ خریدتے ہیں تو ایک لمٹ ہے. اب یہ جو لمٹ ہے یہ بڑھا دی جائے گی اور یہ تقریباً $2000 تک ہو جائے گی. اب بھی یہ لمٹ کتنی ہے اور کیا اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے عام عوام کو؟ دیکھیے امریکہ کا صحت عامہ کا نظام جو ہے وہ تقریباً سفید ہاتھی بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا مہنگا ہے سسٹم. اگر آپ پرائیویٹ انشورنس لیں تو بہت مہنگا ہے. اگر آپ میڈی کیئر پر ہیں یا میڈیکیڈ پر ہیں، میڈیکیڈ میں تو پھر بھی کور ہو جاتا ہے، میڈی کیئر میں آپ کے لیے مسائل بنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ سیلنگ بڑھانے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں یا سسٹم میں ریفارمز لانے سے اس کو حل کر سکتے ہیں. کیونکہ امریکہ کے صحت عامہ کے نظام میں بہت بڑی اور بنیادی جو وہ ہیں ریفارمز کی ضرورت ہے. انہوں نے کوشش یہ کی، ڈیموکریٹس نے خصوصاً، کیونکہ ریپبلکنز کی مخالفت کرتے رہے، وہ ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ اس کو آپ یونیورسل ہیلتھ کیئر کی طرف لے جائیں اور وہاں پر تاکہ ہر ایک کو کور تو کیا جا سکے لوگوں کی استطاعت سے باہر. یہ جو اس بل میں جو میڈی کیئر کے لیے انہوں نے کچھ حصہ رکھا ہے، یقیناً اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جو وہ لوگ جو کہ بوڑھے افراد ہیں. لیکن وہ افراد جو کہ پرائیویٹ انشورنس خرید رہے ہیں وہ کاسٹ ان کے لیے تو کم نہیں ہو رہی، لہٰذا اس کا محدود فائدہ ہوگا. اچھا، اس کا محدود فائدہ ہوگا، لیکن ٹائم ہمارے پاس چونکہ کم ہے. جہانگیر صاحب، میں چاہوں گی کہ اس کا بائیڈن کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، ڈیموکریٹس کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، ذرا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اور جب یہ بل پر سگنیچرز کیے ہیں بائیڈن نے، تو یہ سیٹ کہ اس سے عوامی مفادات جو ہے وہ جیت گئے ہیں اور ہمارے جو حریف جماعت ہے اس کو شکست ہوئی ہے. تو اپوزیشن یہاں پر کیوں نہیں مان رہی تھی جب یہ عوام کے مفاد کے لیے تھا؟ کیا اس پر بھی سیاست کرنا چاہ رہی تھی اپوزیشن اور واقعتاً فائدہ ہونے جا رہا ہے اس سے بائیڈن کو انتخابات میں؟ سر دیکھیے، امریکہ میں ہمیشہ کے لیے امریکہ کی اکانومی
जो इसकी ताकत है आलमी सतह पर भी और मुल्क के अंदर भी, हमेशा बहस उसी पर होती है। और फिर जो बजट डेफिसिट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, यानी बजट खसारा जो है बहुत बड़ा मसला होता है। मेरा ख्याल ये है कि इसका डेमोक्रेट्स को फायदा होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका इतना ज्यादा फायदा होगा कि इलेक्शन के नतायज इस वक्त जब हम देख रहे हैं कोई बहुत बड़ी तादाद में वो नजर आए कि बदल गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगहों पर कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन जनरली मेरे ख्याल में क्योंकि सदर बाइडेन की अपनी अप्रूवल रेटिंग जो है वो मुसलसल काफी नीचे रही है, 40% के गिर्द जा रही है। 55% लोग जो है उनकी प्रेसिडेंसी को डिसअप्रूव कर रहे हैं, जो जितने भी पब्लिक ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक। तो फिलहाल तो ये सूरत हाल है। अब देखना ये होगा कि जो उन्होंने प्लान्स अभी तक अप्रूव कराए हैं, जो लेजिस्लेशन अप्रूव कराई, जो कि यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है इतनी डिविजन्स में, और उस पर वो कितनी तेजी से अमल दरामद कराते हैं, कितनी तेजी से वो तब्दीली जिसका वो वादा कर रहे हैं अमरीकी कौम से वो नजर आए और उसके नतायज नजर आए, तो फिर यकीनन अभी नवंबर में 2-3 माह हैं, अगर उस पर कुछ ना कुछ उस पर अमल दरामद फौरी तौर पर होना शुरू हो जाए, कुछ तो जाहिर है कि बाद में होंगे, लेकिन कम से कम एक रोड मैप भी नजर आ जाए कि ये लेजिस्लेशन पे ये पॉलिसी सामने आई है, उसके बाद फिर बात बनेगी। मुझे लगता ये है कि बाइडेन को इसका यानी फायदा तो होगा डेमोक्रेट्स को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा होगा इस वक्त इस स्टेज में, कि जिसके नतीजे में अमेरिका का सियासी नक्शा इस साल नवंबर में तब्दील होने से बच जाए। ठीक है, कोई ज़्यादा असर जो है वो आप इलेक्शंस में इसका आते हुए नहीं देख रहे हैं, नतीजा इसका आते हुए नहीं देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खटक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार अमेरिका से मेरे साथ मौजूद थे जी। अभी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ रहे हैं, रुख कर रहे हैं हम जी मुत्तहिदा अरब अमारात का, और वहाँ से आज खबर यह आई हमारे सामने कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको ऑर्डर ऑफ द यूनियन के एजाज़ से नवाजा गया है। नाज़रीन, ये जो ऑर्डर ऑफ द यूनियन है ये यूएई का दोस्त ममालिक के आला हुकाम को दिया जाने वाला दूसरा बड़ा एहसास है। सिपा सलार को यह एजाज़ दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने में नुमाया किरदार अदा करने पर दिया गया है। आर्मी चीफ के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान उनके सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात भी हुई, और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मशरक़ी वस्ता में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात और उन्हें मुख्तलिफ सतहों पर मुस्तहकम करने के लिए बाहमी दिलचस्पी का आयादा भी किया गया। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा किन मुल्कों की जानिब से किस अवार्ड से नवाजा गया है, इस पर आज हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आलमी रहनुमाओं की जानिब से पहले ही मुताद्दिद मेडल से नवाजा जा चुका है। सऊदी पर अमाराती सदर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अलावा मशरिक़ी वस्ता में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात और उन्हें मुख्तलिफ सतहों पर मुस्तहकम करने के लिए बाहमी दिलचस्पी का आयादा भी किया गया। अमारात की सरकारी एजेंसी वाम के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू में कहा कि अमारात और पाकिस्तान को गहरे तारीखी रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ सतहों पर दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने रखने की मुश्तरका ख्वाहिश बाहमी रिश्तों के इस्तेहकाम का बायस है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दोस्त अवाम के वफाद में मुश्तरका जदोजहद और ताउन के जहतों को उरूज की नई मंजिलों तक पहुँचाया है। DGI इस प्यार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आलमी रहनुमाओं की जानिब से पहले ही मुताद्दिद मेडल से नवाजा जा चुका है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ को 26 जून 2022 को मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा था। बहरीनी वली अहद ने आर्मी चीफ को 9 जनवरी 2021 को बहरीनी ऑर्डर फर्स्ट क्लास अवार्ड से नवाजा था। किंगडम अब्दुल्ला दोयम ने आर्मी चीफ को 5 अक्टूबर 2019 को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट उर्दन से नवाजा। सिपा सालार को 27 दिसंबर 2018 को रेस्क्यू में मुश्तरका दौलत और रूसी कोबेमाई फेडरेशन का तारीफी खत रूसी सफीर के दौरे पाकिस्तान के दौरान दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 20 जून 2017 में
तुर्की लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड अंकारा में दिया गया था। अब हम रुख कर रहे हैं अफ्रीकी मुल्क कीनिया का, जहां सदारती इंतखाबात में नायब सदर विलियम रूटो को कामयाब करार दे दिया गया है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर के 4 अरकान ने सदारती इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। हरीफ जमातों की जानिब से भी नताइज को मुतनाज़ करार दिया जा रहा है और दारुल हुकूमत नैरोबी और दीगर इलाकों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करने की खबरें भी आ रही हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब वोट कास्ट किए जा रहे थे, लेकिन नाज़रीन नाकाम होने वाले जो सदारती उम्मीदवार हैं 77 साला जिनकी उम्र बताई जाती है, नाम है इनका, साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं रियाला ओडिंगा, इनकी जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे ममालिक में होता है, जो इलेक्शन हार जाता है वही कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंतखाबी नताइज को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। कीनिया में हालिया इंतखाबात को मुतनाज़ क्यों करार दिया जा रहा है और क्या नामुंतखब सदर अपना ओहदा संभाल पाएंगे, इस पर आज हमारे पास रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। कीनिया के इंतखाबी इदारे के सरबराह ने सदारती इलेक्शन के नताइज का ऐलान करते हुए नायब सदर विलियम को कामयाब करार दे दिया। आजाद इंतखाबी और हुदूद कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि विलियम रूटो ने 9 अगस्त को होने वाली वोटिंग में 50.49% वोट हासिल किए, जबकि इनके हरीफ ने 48.85% वोट हासिल करने में कामयाब हो सके। इस ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन के 4 एहलकारों ने सदारती इंतखाबात के नताइज को मुबहम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की डिप्टी चेयरपर्सन जुलियाना का कहना है कि कमीशन के 7 में से 4 अरकान ने नताइज पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि गिनती गैर शफाफ तरीके से की गई। कीनिया के सदारती इंतखाबात के मुतनाज़ा नताइज के बायस दारुल हुकूमत नैरोबी और दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब नए मुंतखब होने वाले सदर विलियम ने विक्ट्री स्पीच में इलेक्शन कमीशन के पुरअमन तरीके से इंतखाबात करवाने और गिनती के अमल को सराहा। विलियम ने तमाम रहनुमाओं के साथ मिलकर मुल्क को दरपेश मसाइल से निपटने का अहद किया। कहा, किसी से बदला लेने का वक्त नहीं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीनिया में 2007 के इंतखाबात के मौके पर बदतरीन पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई थीं, जिसके नतीजे में 1100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जबकि तकरीबन 6 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए थे। 2017 के इंतखाबात में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कीनिया के लोग अब भी 2017 और 2007 के इंतखाबात के बाद होने वाले एक मुहलिक तशद्दुद से परेशान हैं और अब एक बार फिर इलेक्शन नताइज के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से सूरत हाल के बिगड़ने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। जी हाँ, सूरत हाल जो है कीनिया में मजीद बिगड़ सकती है अगर इसी तरह से सियासी बहरान का शिकार रहता है। ये मुल्क रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद मस्जिद अल हराम में हर उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाजत दे दी है। सऊदी वज़ारत हज उम्र की जानिब से ऐलान किया गया है कि वालिदैन अब अपने बच्चों को मस्जिद अल हराम ला सकते हैं। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी इजाजतनामा हासिल करना होगा, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चे बगैर इजाजत दाखिल हो सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने कोरोना की वजह से नवंबर 2021 में 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिद अल हराम में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी और अब हालात में बेहतरी के बाद ये पाबंदी उठाई गई है। फ्रांस के एक फ्री डाइवर ने पानी में 393.7 फीट गहराई तक गोता लगाने का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। फ्री डाइविंग गोताखोरी की वो किस्म होती है जिसमें गोताखोर सांस लेने के किसी आले के बगैर सांस रोक कर पानी में जाता है और फ्रांसीसी डाइवर आर्नोल्ड ने ये रिकॉर्ड बहामास में मुनाकिदा सालाना वर्टिकल ब्लू मुकाबलों में गहरा तरीन गोता लगाकर बनाया है। मुंतजिमीन के मुताबिक आर्नोल्ड के गोते का दौरानिया 3 मिनट 34 सेकंड रहा। 26 साला आर्नोल्ड अपने करियर में 7 बार गहरे तरीन गोते लगाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं।
जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया में फूलों की बहार आ गई। मेरलिन शहर में 65वां सालाना फूलों के मेले का इनकाद हुआ। मेले में हिस्सा लेने वाले दिलचस्प अंदाज में बने फूलों के टोकरे कमर पर उठाकर शहर की सड़क पर परेड करते हैं। रवां साल इस परेड में 520 फूलों के काश्तकारों ने मेले में हिस्सा लिया, जबकि इस मेले को देखने हजारों मकामी और गैर मुल्की सयाह इकट्ठे हुए। फूलों का मेला कोलंबिया की 19वीं सदी की रवायत है, जिसे 1957 में नई जहत दी गई थी और गुज़िश्ता 60 साल से इसका बाकायदा इनकाद होता आ रहा है, जिसका मकसद फूलों के काश्तकारों की अहमियत उजागर करना है। लंदन में शतरंज की ज़ेर-ए-आब आलमी चैंपियनशिप का इनकाद किया गया। ज़ेर-ए-आब खेले जाने वाले इन मुकाबलों में खिलाड़ी पानी में जितनी देर अपनी सांस रोक सकता है, उसको उसी दौरानिया में अपनी चाल चलनी होती है और दूसरे खिलाड़ी के पानी में जाने के बाद वो अपनी चाल को बदल भी नहीं सकता। स्विमिंग पूल में होने वाले इस मुकाबले में 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और मुकाबला 4 घंटे तक जारी रहा। बोलिविया के दारुल हुकूमत लापाज में इंसानों और उनके पालतू कुत्तों के ताल्लुक के दिन को मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। आवाम ने अपने पालतू जानवरों को खूब सजाया हुआ था। 16 अगस्त को हर साल बोलिविया में ये दिन मनाया जाता है, जब पालतू कुत्तों की हिफाजत की दुआ मांगने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद अपने कुत्तों को साथ लेकर तकरीबात का हिस्सा बनती है। तकरीब के बाद जानवरों के साथ ज्यादती के खिलाफ मालिकान और उनके कुत्तों ने एहतजाजी मार्च भी किया।